हेलो बच्चों, आज हम लोग सिविक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है संघवाद। संघवाद पढ़ेंगे आज हम लोग। तो पहले उसका परिचय जान लेते हैं कि संघवाद है क्या। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को पिछला चैप्टर में जाना पड़ेगा। पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। तो सरकार के 3 अंगों के बारे में हम लोग पिछला अध्याय में पढ़े थे। सरकार के 3 अंग कौन कौन से थे? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका क्या करती है? विधायिका कानून का निर्माण करती है, यानी कानून बनाती है, और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है तथा कानूनों को तोड़ने वालों को दंड देती है। तो संघवाद क्या है? अब हम लोग जानेंगे कि संघवाद क्या है। संघवाद क्या है? आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में। आपको याद होगा कि बेल्जियम में संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था, और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दी गई। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकार अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन अपना ली। तो एकात्मक शासन क्या है? एकात्मक शासन में सारा शक्ति जो है वो एक के हाथ में होता है। सारा शक्ति केंद्र के हाथ में ही होता है। इसलिए बेल्जियम क्या किया? ये संघीय शासन प्रणाली को अपना ली। संघीय शासन प्रणाली में क्या होता है? शक्तियों का जो बंटवारा होता है वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होती है। श्रीलंका में क्या था? वहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था थी, तो सारी शक्तियाँ जो थी वो केंद्र के पास ही रहती थी। अब हम लोग पढ़ेंगे, यह देखिए बच्चों, पहले इसके पहले यहाँ चित्र दिए गए हैं। ये नक्शा जो है इसको देखिए, जितना लाल दिख रहा है ना, रेड कलर वाला, इस सब में संघीय शासन व्यवस्था है, और जो खाली दिख रहे हैं वहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। इधर भी देखिए, 2 नक्शा के माध्यम से बताया गया है। तो संघवाद क्या है? संघवाद क्या है? संघीय शासन प्रणाली इसमें 2 स्तरों पर बटी होती है। संघीय शासन प्रणाली में शक्तियाँ जो है वो 2 स्तरों पर बटी होती है, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार
और भी तरह की सरकारें हैं, जैसे प्रांतीय हो गया, क्षेत्रीय हो गया, ग्रामीण हो गया, और शहरों में जैसे न्यायपालिका है, तो उनके हाथों में भी कुछ शक्तियाँ होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार के कामों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। राज्य सरकार अपने स्तर से काम करती है। और एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, सारी शक्ति केंद्र के पास होती है। जो हम लोग यहाँ पे देखे कहाँ थी, वो श्रीलंका में एकात्मक शासन प्रणाली थी, जहाँ की सारी शक्तियाँ जो थी वो केंद्र के पास थी। और बेल्जियम में उसका उल्टा था। बेल्जियम में संघीय शासन व्यवस्था थी, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा था। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि संघवाद क्या है। संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकारें दो प्रकार की होती है, केंद्रीय शासन तथा राज्य सरकार, और दोनों ही अपने स्तर से अपने अधिकार का पालन करते हैं, लागू करते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के कामों में टांग नहीं अड़ाते। टांग मतलब हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि संघवाद क्या है। अब हम लोग इसकी संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करेंगे। तो यहाँ देखिए इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है, जैसा कि हम लोग देख लिए पहले ही, केंद्रीय शासन व्यवस्था और राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था। ये इसकी विशेषता है। किसकी? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था की यहाँ कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है। इसकी पहली व्यवस्था है, यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरी, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। अब सरकार को देश चलाने के लिए तो पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो वो पैसा टैक्स के माध्यम से लिए जाते हैं, जो हम लोग अभी अगले पॉइंट में देखेंगे। अच्छा, तीसरा, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देती है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि केंद्र और राज्य सरकार या प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारों के जो अधिकार दिए गए हैं वो हमारे संविधान में लिखित है। अभी कुछ दिन पहले आप लोग दिल्ली का केजरीवाल सरकार के बारे में न्यूज़ में देखा होगा या पेपर में पढ़ा होगा कि दोनों में नहीं बन रही है केंद्र और दिल्ली सरकार का। दिल्ली जो है वो केंद्र शासित राज्य है। तो दोनों अदालत गए, सर्वोच्च न्यायालय, इसके फैसले के लिए। तो ये अभी हम लोग नहीं जानेंगे, अभी हम लोग आगे चलते हैं। इसकी चौथी व्यवस्था क्या है? संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकती है। संविधान में कुछ हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, तो उसे सरकार, कोई भी सरकार, केंद्र सरकार अकेले नहीं बदल सकती। उसके लिए उसे राज्य स्तर के सरकारों से भी राय लेनी पड़ेगी, सहमति यानी राय लेनी पड़ेगी। अकेले केंद्र सरकार हमारे संविधान में किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते। अब है पांचवा, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का भी अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की
स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। जैसा कि अभी अभी आपको केजरीवाल का उदाहरण दिए, तो ये दोनों ही सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए हुए हैं। उसके बाद है छठा, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। राजस्व यानी कि टैक्स, कर। सातवां है, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं: विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा भी होना चाहिए। अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानने आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं: आपसी भरोसा और साथ रहने की सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। तो हम लोग मुख्य बातों पर ध्यान देंगे बच्चों, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें मुख्य बातों पर ही ध्यान देना है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत में संघीय व्यवस्था। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और इसे पढ़िएगा अवश्य बच्चों, नहीं तो हमारा मेहनत जो है वो बेकार चला जाएगा और आप लोग को पढ़ना भी आवश्यक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।